हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस छठे मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस छठे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छठे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति के अंदर आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा ये, ठीक है। इसी के जस्ट सामने हो जाएगा ये 2 नंबर त्रिभुज, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 नंबर त्रिभुज, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 नंबर त्रिभुज। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 नंबर त्रिभुज, ये हो जाएगा 6 नंबर त्रिभुज। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए छोटा सा ये बन जाएगा 7 नंबर त्रिभुज और इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा 8 नंबर त्रिभुज। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, सिंगल फलक वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक एक ये बन जाएगा तो इसको नंबर दे देंगे हम 9, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई इसी प्रकार से देखिए 9 के जस्ट सामने यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज बन जाएगा नंबर 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 10 है। अब हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 10 के अंदर प्लस एक और कर देंगे। फिर मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए 3 नंबर त्रिभुज और 4 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने से यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे, ठीक है। डबल फलक वाले त्रिभुज हमने काउंट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो इस आकृति के अंदर एक भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जहां पर क्या हो, ट्रिपल फलक हो। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपल के बाद में 4 फलक वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 4 फलक से एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज, 9 नंबर त्रिभुज, 10 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज। यानी कि इन चारों त्रिभुजों को मिलाने से एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस एक और कर देंगे। क्या इन सभी त्रिभुजों के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज बन रहा है, तो नहीं सर, इन सभी त्रिभुजों के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को काउंट कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, यानी कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो मेरे भाई हमारे सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज हैं 13। और ध्यान से देखिए 13 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 195 का संबंध है 45 के साथ में उसी प्रकार से 156 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 195 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 156 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 195 से यहाँ पर 45 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 195 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 195 की सभी संख्याओं को यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 9 मिलकर बन जाएगा 10, 10 और 5 मिलकर बन जाएगा 15। अब 15 से 45 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 15 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 15 तिये 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, 156 के अंदर है और 156 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 156 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 156 की सभी संख्याओं को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6, 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ पर 15 का 3 गुना किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 12 का भी 3 गुना कर देंगे। तो 12 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिये 36, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 36 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो उस क्वेश्चन के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
एक कक्षा में कोमल का स्थान ऊपर से 20वां और नीचे से 22वां है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से और मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट के स्थान पर रख लेना है अप एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न के अंदर अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कोमल का ऊपर से स्थान है 20वां, तो मेरे भाई यहाँ पर हम रख देंगे 20। ठीक है, और कोमल का नीचे से स्थान है 22वां, तो यहाँ पर हम रख देंगे 22। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन सभी में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 और 22 को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 20 और 22 मिलकर बन जाएगा 42। और 42 में से हम क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे। तो मेरे भाई 42 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 41। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 41। अब हमें देखना है कि 41 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 41 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में राजू का स्थान दाएं से 18वां और बाएं से 30वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 14 सितंबर 2022 की 3rd शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला है क्या, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी कि यहाँ पर देखिए टी का मतलब हो जाएगा टोटल है, एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड है, आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड है, और यहाँ पर टोटल करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए अपने को क्या निकालना है, अपने को यहाँ पर निकालना है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर अपने को निकालना है टी यानी कि टोटल निकालना है। एल का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा बाईं तरफ है। ठीक है मेरे भाई, तो बाईं तरफ से राजू का स्थान है 30वां, तो एल के स्थान पर हम क्या करेंगे 30 रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस है, फिर है आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड यानी कि दाईं तरफ से राजू का स्थान है 18वां, तो आर के स्थान पर हम क्या करेंगे 18 रखेंगे और इसमें से एक को घटा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा 30 और 18 को आपस में ऐड करेंगे तो 30 और 18 मिलकर बन जाएगा 48 और 48 में से एक को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 47। यानी कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं 47 हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए कि 47 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 47 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध 121 के साथ में, उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 का संबंध यहाँ पर 121 के साथ में कैसे है, या फिर 9 से यहाँ पर 121 कैसे बना है। तो मेरे भाई 9 से यहाँ पर 121 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 9 के अंदर +2 किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 के अंदर +2 कर देंगे तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, और 11 से 121 बनाने के लिए इस 11 का किया गया है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और ध्यान से देखिए 121 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 7 के अंदर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9, और जिस प्रकार से यहाँ पर 11 का स्क्वायर करके यहाँ पर 121 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर PDF सेट तैयार किया है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। और मेरे भाई इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आप GK, GS और साइंस के होंगे, ठीक है। तो आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मेरे भाई याद रखना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1526 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1857 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1757 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1764 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब एवं किन किन के मध्य में हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1526 में। किन किन के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1941 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1945 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1946 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1942 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष 1897 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किस शासक ने की थी? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किस शासक ने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गाफर खान को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी वर्ष 1526 में, ऑप्शन सी वर्ष 1576 में, और ऑप्शन डी वर्ष 1857 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1576 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से एक बाइट किसके बराबर है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइक्रो प्रोसेसर निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर भी पूछा गया था, और यही प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया था, या फिर हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का संबंध है कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी से। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाउल लोक नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बाउल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बाउल लोक नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार इस मास्टर पीडीएफ सेट को जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब पर है, ऑप्शन बी है सर्किट बोर्ड पर है, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट पर है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि रेडियम की खोज की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।